आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ के एफ में, और दुआ करता हूँ कि आपके लिए आज का दिन और ये शुरू होने वाला हफ्ता ये कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ हफ्ता साबित हो। प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के शुरू में आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है इंसानी रवैये के हवाले से। ये इंसानी रवैये का जो एक बहुत बड़ा एक मर्ज है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ये अभी से नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि इंतहा पसंदी और ये शिद्दत पसंदी के हवाले से। बदकिस्मती से इस वक्त जो है एक बहुत ही गलत तासुर के साथ इस मर्ज को फैलाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों का ताल्लुक इस्लाम के साथ है वो इस्लामोफोबिया कह के उसे एक मर्ज बनाने की कोशिश की गई है। एक बड़ी अजीब सी और तकलीफ दे बात है। हालांकि अगर तारीख़ के कागज़ अगर देखे जाएं तो वहाँ पे नेपोलियन और इस तरह के जितने बड़े बड़े वो हुक्मरान गुजरे हैं, इन्होंने मिलियंस के हिसाब से दूसरे मज़हब के लोगों का कत्लेआम किया है। ये वाकई इंतहा पसंदी थी और हम समझ रहे थे शायद ये इस तरह के हुक्मरानों के बाद जो है वो मामला ख़त्म हो चुका है, हम बड़े नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, शायद अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। मगर आज भी ऐसा ही हुआ। हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि एक शख्स के नाम पे, उसामा बिन लादेन के नाम पे एक पूरा मुल्क जो है, जो अपने आप को बड़े इंसानियत के ठेकेदार कहते हैं, वो अफ़गानिस्तान में घुसे और वहाँ पे लाखों मुसलमानों की जानें गईं और उनके सारी ज़िंदगियाँ मुतासिर हो गईं। वो आप हिसाब लगाएं कि वो लोग जो अपने मुल्क में बड़ी अमन के साथ, सुकून के साथ रहते होंगे, किसी का कोई कारोबार होगा, किसी का कोई ठेला होगा, कोई दुकान पे कोई दफ्तर में काम करता होगा, कोई किसी सरकारी मुलाजिम होगा, जैसे जंग शुरू हुई वहाँ पे सारे लोग कभी जहाँ जहाँ जगह मिली, कोई किसी मुल्क में, कोई किसी मुल्क में, कोई आज किसी मुल्क में जाके कागज़ चुन रहा है, कोई कुछ कर, उनके बच्चों के मुस्तकबिल बर्बाद हो। तो ये अपने मुल्क में और अपने उस चार दीवारी में, उस दायरे में बैठ के इंसानियत की बात करने से कुछ नहीं होता है। आप इसके अलावा आप हिंदुस्तान में देखें, वहाँ पे आप अगर किसी मज़हब के लोगों के साथ या किसी एक नज़रिए के साथ इख्तलाफ है कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने उन नस्लें ख़त्म करने की कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह ये सब कुछ वहाँ पे इन लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए, इनके नौजवान बाहर निकल रहे हैं तो इनको उठा के तशद्दुद किया जाए, इनकी बेटियाँ एहतजाज कर रही हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाए। मतलब आप सिर्फ ये देखें कि हर जगह पे हम लोग एक इंतहा पसंदी का शिकार हो चुके हैं। ये सच है कि इब्तदा का मालिक भी वही है, इंतहा का मालिक भी वही है। वो कहते हैं ना, अव्वल वो, आखिर वो, बातिन वो, जाहिर वो। मगर इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है, ये इतनी तेज़ी से ये क्यों फैल रही है? और अगर मुसलमानों में इसी किस्म के कुछ लोग जो इंतहा पसंदी का वो एक अगर अंसर रखते हैं अपने अंदर, तो उन्होंने पूरे मज़हब को बदनाम करने की कोशिश की गई। और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो हमने देखा कुछ अर्सा पहले जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बात हुई, इस्लामोफोबिया का वर्ड यूज़ किया गया, तो उस वक्त ऐसा लगा कि शायद अगर हम मुसलमान हैं तो हम इंतहा पसंद। तो इन रवैयों के बारे में बात करेंगे। कुछ अखबार भी आज भरी हुई है। अखबार में भी जो सबसे बड़ी सुर्खी है वो ये है कि सऊदीया ईरान दोस्ती हमारा फैसला है। तो ये इमरान खान साहब जो है बात कर रहे हैं, कभी सऊदीया ईरान दोस्ती की बात हो रही है, कभी अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोस्ती की बात हो रही है, और दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान और भारत की मुज़ाकरात और इनके मामलात की बेहतरी की बात कर रहा है। तो ये जो रवैये हैं इनके हवाले से बात करेंगे, ये क्यों इतने जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जब इंसानियत के ज़्यादा हमने वो बोलना शुरू किए हैं, आज हम देखें तो इस दौर में इस तरह के रवैये उन्हीं ममालिक की जानिब से, उन्हीं लोगों की जानिब से जो इसका प्रचार करते हैं, ये कुछ मुनासिब नहीं है। इस बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करूँगा, मेरे साथ जो एक मेहमान शख्सियत मौजूद है, ये माहिर शऊर है,
जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बेहतरीन, खुश मिजाज, ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये भी हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान से रहा है। हमारे साथ हैं जनाब मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, जो कि एक दफ़ाई तजियाकार हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फहीम साहब, थैंक यू। सर, ये एक तो किसी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को 25-30 लोग घेर के उसे अगर तशद्दुद का निशाना बना दें तो हम लोग खुद सारे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इंतहा पसंदी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इतने बड़े पैमाने पे, मतलब उन ममालिक की जानिब से इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ का होना, ये हमें किस चीज़ का इशारा देता है? और ये याद रहे कि ये वो लोग हैं जिनकी एजुकेशन, जिनकी रिसर्चेस सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाम पे आजकल लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। आप इनको खोल के देखें, हर शख्स का, उनकी ज़िंदगी का मकसद, उनके लॉ का, उनके मतलब जो भी है, वो अपने आप को एक बेटर ह्यूमन किस तरह बनाना चाहते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करें, इंसान का ख्याल, उसका दर्द महसूस करते हैं और आपस में अपने मोहल्लों में ये प्रैक्टिस करें। और उनकी फौजें जो हैं वो, या उनकी जो हुकूमतें हैं वो दूसरे ममालिक और गरीब ममालिक के साथ और मुस्लिम ममालिक के साथ अपने रवैये इस तरह रखें। अगर वक्त हो तो मैं इसको डिटेल में जनाब प्लीज़। देखिए, मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा है इसके ऊपर कि कौमें किस तरह बनती हैं और तबाह होती हैं। उसके जो बुनियादी फैक्टर्स हैं वो दो चीज़ें होती हैं, एक एथिक्स और एक मॉरल्स। हमारा ख्याल ये है कि वेस्ट बहुत ज़्यादा ही डेवलप कंट्री है, डेवलप एरिया रीजन है, उसमें एथिक्स और मॉरल दोनों पाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे अखलाकियात तो बज़ाहिर पाई जाती है माशरे के अंदर, लेकिन तमद्दुन उधर मौजूद नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। और मॉरल वैल्यूज़ कौमों में जब आती हैं जब वो रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और उसके एसेंस को समझते हैं। ये एक अलग डिबेट है कि हमारे माशरे में उसमें से मॉरल निकाले गए नहीं गए, रिलीजन में से वो अलग चीज़ है। लेकिन वेस्ट में क्योंकि रिलीजन प्रैक्टिस होना ख़त्म हो गया है, उसकी हकीकतें भूल चुके हैं लोग, इसलिए उनमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। तो बज़ाहिर वो एथिकल तो नज़र आते हैं, लेकिन जब मॉरल वैल्यू की बात आती है तो वही सब कुछ करते हुए नजर आते हैं जो आप बता रहे हैं। इंडिया में तो जो हिंदू अक्सरियत है वो काफ़ी, मेरा ख्याल है, रिलीजियस भी है। अभी एक दूसरा रुख है फ़हीम के, मज़हब में से जो मॉरल वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, उनको निकालने के बाद अगर आप उनके एसेंस को ना समझो तो फिर इन कौमें जो है मॉरल करप्शन का शिकार होती हैं, जो आपको इंडिया में नज़र आ रहा है और जो आपको पाकिस्तान में भी किसी हद तक नज़र आता है। और जब कौमें मॉरल करप्शन का शिकार होती हैं तो हमें ये एक्ट्स होते हुए नज़र आते हैं, ये अमाल होते हुए नज़र आते हैं जो हमारे खत्ते में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनटॉलरेंस बढ़ जाती है माशरे के अंदर, करप्शन बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे मज़हब में रिश्वत लेना मना है, शराब हराम है, लेकिन लोग धड़ाधड़ पी रहे हैं। मॉरल करप्शन कहते ही इसको है कि जो चीज़ बाज़ाहिरली फॉरबिडन हो आप उसको छुप के किए जा रहे हो। अच्छा, दूसरों के साथ ज्यादती करना, तकलीफ पहुँचाना मना है, लेकिन जाने अनजाने में सब पहुँचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एसेंस को नहीं समझ रहे। अगर आप जो रिलीजन होता है उसका एक मकसद होता है कि आप बेहतर तर्ज ज़िंदगी गुजार सको, लेकिन आपने एक कोड ऑफ लाइफ को समझा नहीं और उसकी एप्लीकेशन सिर्फ रिचुअलिस्टिक कर दी, यानी कि सिर्फ ज़ाहरी तौर पे उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो ये नताइज माशरे में सामने आएंगे। इसको इस तरह भी देख लीजिए कि दुनिया एक मोहल्ला है और मोहल्ले में सब रहने वाले मोहल्लेदार हैं घर में। अमेरिका एक मोहल्लेदार है, अफगानिस्तान एक मोहल्ला। इस मोहल्ले के अंदर जो है ना, नफ्सा नफ्सी और इनटॉलरेंस बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इस मोहल्ले के जो रहवासी हैं, रहने वाले लोग हैं, वो एक तो कम इल्म है, कम शऊर है और हकीकतों को समझते नहीं है। तो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। किसी एक घर वाले को पकड़ के उसके पीछे पड़ गए लोग, जैसे इस्लाम के पीछे पड़ गए, इस्लामोफोबिया के। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप सारे मज़ाहिब की फेवर से, अपने अकीदों से निकल के अगर हम बात करें तो टेक्निकली स्पीकिंग इस्लाम से ज़्यादा टॉलरेंट कोड ऑफ लाइफ रूए ज़मीन पे मौजूद नहीं, बेशक, अगर उसको सही समझा जाए। लेकिन ये तो एक सवालिया निशान इस्लाम पे चलने वालों के लिए भी खड़ा हो जाता है कि उन्होंने ऐसी क्या पिक्चर प्रेजेंट की है कि लोग उनको ये ब्लेम गेम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। तीसरी इसकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में भी और दुनिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसको हमने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था, इंसान साजी का शदीद फुकदान है। हम यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रियाँ तो दे रहे हैं, इंसान नहीं बना रहे। कैरेक्टर्स बिल्ड, एक मॉरली बिल्ड कैरेक्टर वाला इंसान होगा ना, उसको कोई नहीं रोके, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं किसी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म खुद करेगा। लेकिन अगर एक मॉरली कैरेक्टरली बिल्ड इंसान नहीं है तो उसको आप पीएचडी की 6 डिग्रियाँ भी दे दें, वो बिहेव वैसे ही करेगा, जिसको हम अक्सर हमारे माशरे में कहते हैं यार पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। और पूरा जो इस्लाम है और तमाम मज़ाहिब, चाहे आप क्रिश्चियनिटी स्टडी करें, चाहे आप जुडाइज़म स्टडी करें, चाहे बुद्धिज़्म, चाहे हिंदुज़म,
उन सब में कुछ मैसेजेस कॉमन है। उनमें से एक मैसेज ये है कि आपकी ज़ात से इंडिविजुअल लेवल पे, ज़ाती लेवल पे और माशरती लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। ये हर मज़हब का मैसेज कॉमन है। बिल्कुल ऐसा। अभी आपने बात की पढ़े लिखे जाहिलों के हवाले से, तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम, वो अपनी सारी ज़िंदगी ये कहते हुए गुजर गए कि हमारे माशरे को जो ज़्यादा नुकसान है वो अनपढ़ लोगों ने, जाहिल लोगों ने नहीं पहुंचाया है, इन पढ़े लिखे जाहिलों ने पहुंचाया। और हमारे पास तो पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद जो है ना, वो मतलब फ़ौजों के हिसाब से मौजूद है कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद हैं। खैर, एक वक्फे का वक्त है जनाब, वक्फे से हम वापस आते हैं तो फवाद सिद्दीकी साहब से इस हवाले से बात करेंगे, वो क्या राय रखते हैं। आप दोस्तों की कॉल्स जो हैं वो शामिल की जाएंगी और आपके सवालात जो हैं वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वक्फे से पहले हम प्रोफेसर सलमान राजा साहब से बात कर रहे थे अब इंतहा पसंदी के हवाले से। आलमी सतह पे ये जो इंतहा पसंदी का जो मर्ज़ है वो कितनी तेज़ी से फैल रहा है और ये एक इंसान को क्या से क्या बना देता है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेजर फवाद सिद्दीकी साहब, सर इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान ने जिस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, वैसे तो हमेशा हमने इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई भी है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमने बर्दाश्त भी किया है। जो हिंदू इंतहा पसंदी है जो कश्मीर में इस वक्त चल रही है, वहाँ पे जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, मतलब इंसान ये भूल जाता है उस वक्त कि हम अगर किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं तो उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी हमें होती है ना। उसकी भी उसी तरह फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं जिस तरह हमारे हैं, उसके घर में भी माएँ बहनें हैं उसी तरह जिस तरह हमारे। तो जो जुल्म करते हुए इंसान को ये सब कुछ नजर आना बंद क्यों हो जाता है? जी बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे। देखिए, वायलेंस का जो मैं समझता हूँ जो उसकी जो बेसिकली वायलेंस की वजह होती है वो है इलॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग की रद इज वायलेंस बेसिकली। तो अगर आप कहीं रीजन डिवाइड कर देंगे किसी जगह, किसी सिस्टम में, किसी सोसाइटी में, तो वो वायलेंस को जन्म देगा। लेकिन देखिए, हिंदू जो इंतहा पसंदी, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था, इसकी जो जड़ें हैं वो कोई हजारों साल पुरानी है। चाणक्य की डॉक्ट्राइन एक है मौजूद जिसको ये प्योर सुप्रीमेसी आर्यन रेस का करते हैं कि जी इन्हीं के अंदर जो सेक्स सिस्टम है कि जो शूदर्स हैं वो तो इंसान समझे ही नहीं जाते बेसिकली। और अगर आप शूदर्स को ये लोग इंसान नहीं समझते तो आप समझें कि मुसलमान तो उनसे भी नीचे हैं। यार हिंदू को क्या समझते हो? एग्जैक्टली सही है। तो ये जो आप देखें एक्सट्रीमिज्म टुवर्ड्स मुस्लिम्स इन कश्मीर खास तौर पे है, उसकी बैकग्राउंड तो ये है। सही है कि जी हम अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इंडिया का, कि जी वो चाहते हैं कि जी जितनी इस जमाने में जो हमारी अशोका है या उस जमाने का चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना जो था वो एक हमारा पीक थी, हाइट थी हिंदुवता की, और वो आर्यन रेस थी, प्योर रेस थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के आने से हमारी रेस जो है वो पलूट हो गई। अब इनको हमने रिवर्ट बैक करना है और अपनी जो पुरानी ग्लोरी है उसको दोबारा एस्टैब्लिश करना है। बेसिकली ये है एक कॉन्सेप्ट जिसका वजह से जन्म आरएसएस का हुआ। अब आरएसएस का, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि जी देखें, गांधी साहब को मारा भी इसी फंडामेंटलिज्म की वजह से, इसी तरह जो वहाँ अब क्योंकि आरएसएस की हुकूमत आ गई है तो वो उसका बेसिकली सिस्टमेटिकली के तौर पे उस एजेंडा को परसू कर रहे हैं। कश्मीर में भी यही चीज़ है और कश्मीर में वो रंग भी यही दे रहे हैं कि जी देखिए जिस तरह इस्लाम जो है वो प्रचार करता है एक्सट्रीमिज्म का और वायलेंस का, जिस तरह के पूरी दुनिया से उन्होंने एक क्यू लिया हुआ है, तो कश्मीर भी जो है वो आज़ादी का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी इस्लामी एक्सट्रीमिज्म जो है वो जन्म ले रहा है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट के तौर पे वो प्रचार करवाना चाह रहे हैं। टू आर गुड लक कि हमने उसको थोड़ा सा जल्दी पहचाना और हमने इसको काउंटर करने के लिए जनरल असेंबली का सलाम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका वहाँ जिक्र किया जो पहले कभी भी नहीं हुआ, और ये चीज़ इदराक कराने की कोशिश की दुनिया को कि जी देखें एक्सट्रीमिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वो हर जगह मौजूद पाया गया है। क्रिश्चियनिटी में आप देखें इंक्विजिशन का एक डिपार्टमेंट मौजूद होता था किसी ज़माने में, और वो जो उनके साथ किया जाता था
कि जी जो कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स का एक प्रॉब्लम रहा, उनको तो जिंदा जलाया, विच हंटिंग बेसिकली जिंदा जला देते थे। इस किस्म का वहाँ एक्सट्रीमिज्म था। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि वो मजहब से थोड़ा सा चेंज कर गए और वो मॉरल वैल्यूज तो खत्म हो गई, लेकिन अब उन्होंने ये चीज अपने एजेंडा को परसू करने के लिए, वो आपने सुना, हमने भी सुना कि जी जो जॉर्ज बुश साहब थे, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जिक्र किया। अब और वो किसी वक्त पे बाद में उसको वो खुद ही रिवर्ट कर गया कि नहीं जी ये तो, लेकिन होली क्रूसेड्स हुई हैं, सारी चीजें। मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में भी आप देखें, सब कॉन्टिनेंट में भी ये जो रिलीजियस कार्ड है, इसको बड़ा इस्तेमाल अंग्रेजों ने इस्तेमाल शुरू किया। ये जो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी हमारी, उसमें वो जो एक वजह गन्स जब आई हैं तो उस वक्त भी एक ये तासुर दिया गया था कि ये जो ऐसे वो खींचते हैं मुंह से, वो सुअर की चर्बी इस्तेमाल हुई भी है उसमें, तो मुसलमान जो है वो उसको हाथ नहीं लगाता रहा, वो तलवार पे ही रहा। एग्जैक्टली। और इसी तरह वो गाय की चर्बी हिंदुओं का चक्कर था। अब आप देखें क्या हमारे कायद-ए-आज़म को काफिर आजम कहा गया। पाकिस्तान का बनना जो है वो एक इसको जो है वो एक मिस्टेक कहा गया। रिलीजियस वो उनसर मौजूद था। तो देखिए वो उनसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यहूदी एजेंट ने कहा गया, जिसने मुसलमानों की पहली दफा पिक्चर जो है वो पूरी दुनिया में पेश की, और आप उन्हें भी यहूदी एजेंट कह के, मतलब और बिल्कुल शर्माते घबराते भी नहीं थे, मतलब इस तरह के बयानात आते रहे। खैर जनाब, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम जी, मैं खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुरम लोधी साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे खुरम लोधी साहब? आज का हमारा मौजू है इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी। जी, इंतहा पसंदी तो देखें, हमारे मुल्क में तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में कोई इंतहा पसंदी नहीं है। अच्छा। और हमारा मुल्क अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके की इंतहा पसंदी जो दुनिया के अंदर पाई जा रही है, जैसे ट्रम्प साहब जो दुनिया के सुपर पावर अमेरिका है, ट्रम्प साहब को जो वोट मिला वो मजहबी इंतहा पसंदी का कार्ड खेलकर उनको वोट मिला गया। भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब को दूसरी मर्तबा भी मजहब का कार्ड खेलकर इंतहा पसंदी के ऊपर उनको वोट मिला गया। तो दुनिया में मुझे लगता है कि शायद इंतहा पसंदी तेजी से फैल रही है और हमारे मजहब में और हमारे पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी का आस्ते आस्ते खात्मा होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इंतहा पसंद होना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया को मैसेज ये जाना चाहिए कि हमारे मजहब हमारे मुल्क में तो नहीं है इंतहा पसंदी। आप लोगों के मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी है, आप लोग उसको दूर करें। आप उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग इंतहा पसंद है। शुक्रिया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, इनकी बात किसी हद तक ठीक है। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के हवाले से जो मामला हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आपकी और मेरी ज़ात के मुतालिक बात होगी कि हम लोग किस तरह जो है वो अब थोड़ी थोड़ी तरतीब बदल के अपनी ज़िंदगियों को बेहतरी की तरफ जो है वो मोड़ सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे हम। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनली जो मामला चल रहे हैं, जिनका थोड़ा सा इशारा उन्होंने भी किया, और फवाद साहब अभी बता रहे थे कि अगर वेस्ट में देखा जाए तो ईसाइयत के हवाले से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई और अच्छा खासा खून बहा है। हमने अगर यूनाइटेड किंगडम के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने सबको इकट्ठे करने के लिए वो ये जब इन्होंने पूरा अपना एम्पायर खड़ा किया तो बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत खून बहाया है। हिटलर, नेपोलियन के दौर देखा जाए तो इन्होंने भी अच्छा खासा खून बहाया, मगर इन्होंने जो अभी यहाँ पे काफ़ी हद तक अमन है इस हवाले से, मतलब इंतहा पसंदी के हवाले से वो पहले वाले मामला बिल्कुल नहीं है, अभी इंटायरली चेंज है। तो उसके लिए इन्होंने रिलीजन फ्री सोसाइटीज जो है ना वो बनाना शुरू की। इन्होंने कहा रिलीजन की वजह से लड़ाई हो रही, रिलीजन से बिल्कुल आज़ाद पाक जो है ना सोसाइटीज बना ले, सिर्फ इंसानियत का नाम लेके। तो ये करना किस हद तक दुरुस्त था? और हमारा तो रिलीजन ही सिर्फ इंसानियत और अमन की बात करता है, तो हमारे लिए जो है ना ये मामला कैसे नजर आए इस हवाले से देखिए। किसी भी, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, कि फर्द वाहिद के लेवल पे हो, चाहे वो माशरती लेवल पे हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने से पहले ज्यादा गौर इस पे करना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, मर्ज है क्या। सही है। तो हमें तो इस वक्त दुनिया में नजर नहीं आता कि थिंक टैंक्स और सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है वो बैठे हुए इस चीज पे आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन कर रहे हैं, और जो जिन लोगों के हाथों में दुनिया की जाहिरी बागडोर है, जिन्होंने कमान संभाली हुई जाहिरी तौर पर, जो सरबराहान ममालिक है, वो भी इतनी सेंसिबल बिहेव करते हुए नजर नहीं आ रहे। एक बात। दूसरी बात, मजहब फ्री सोसाइटी सोल्यूशन तो नहीं नजर आता। आप 5000 साल हो गए, आपने मजहब को अलग कर दिया इंसान से? नहीं।
अच्छा, तो फिर आपको ये गौर करना जरूरी है कि मजहब की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, ये क्यों है। यानी कि एक चीज अगर इतनी फारिग थी तो फिर 5000 साल से कैसे एग्जिस्ट करी, वो खुद ही विद द पैसेज ऑफ टाइम वेयर आउट हो जाती। तो इंसानों ने, खासकर वेस्ट ने, मजहब को समझने में थोड़ी सी कोताही कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी। मजहब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में। जब मजहब नहीं था तो इंसान को ये नहीं पता था कि माँ बाप का अदब कैसे किया जाता है। मजहब नहीं था तो इंसान को ये नहीं पता था कि बहन भाई की शादी नहीं होती और शादियाँ किस तरह होती हैं, औलाद किस तरह होती है और उसके फैमिली सिस्टम किस तरह चलता है। ये सारे कानून हमें मज़ाहिब ने ही दिए, चाहे कोई भी मजहब हो, सबका काबिल एहतराम है। साइंस ने हमें मोबाइल तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मोबाइल पे अदब से गुफ्तगू कैसे की जाती है। तो मजहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वेस्ट में एक माइंडसेट पाया जाता है कि मजहब जी फारिग चीज़ है, मजहब से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा और ये एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। मजहब से एक्सट्रीमिज्म नहीं फैल रहा, मजहब को गलत समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने से एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। ये भी तो एक सोच पे गौर किया जा सकता है। तो सारे मज़ाहिब टॉलरेंस का सबक देते हैं, सारे मज़ाहिब इंटरफेथ हारमनी का सबक देते हैं, यानी कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का सबक देते हैं। सारे मज़ाहिब इंसानियत को टॉप पर रखते हैं। सब मज़ाहिब कहते हैं कि जी मज़हब जो भी आप प्रैक्टिस करो वो अपनी जगह काबिल एहतराम है, लेकिन इंसानियत उससे बुलंद है। पहले आप इंसान हो। जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरी पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं इस्लाम के तौर पर बिल्कुल सही कहते हैं कि इस्लामी माइंडसेट पे पैदा होता है, क्योंकि इस्लाम फितरत के ऐन करीब मज़हब है, सही इस्लाम जिसको हम समझ पाएँ। तो ये दलीलें देना तो मेरे नज़दीक, या कह लीजिए अहले इल्म के नज़दीक, जो है वो तमीज़ की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अब हम ये माशरे में हो क्या रहा है, इनटॉलरेंस क्यों बढ़ रही है। जब माशरे में कम इल्मी पनपती है तो लोग ओपिनियनेटेड हो जाते हैं। जब लोग ओपिनियन कायम कर लेते हैं तो वो उनकी ग्रोथ वहीं स्टकअप कर जाती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी। तो जिन कौमों का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, हिंदू हैं या अमेरिकन हैं या और बहुत सारे ममालिक के दुनिया में, वो कौमें वो हैं जिनके मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ओपिनियंस में फंस गए हैं। सारे लोग वहाँ ऐसे नहीं हैं। इंडिया में भी लोग तमीज़ के पाए जाते हैं, जो गौर व फिक्र रखते हैं और जो तमीज़ व तमद्दुन रखते हैं। पाकिस्तान में भी अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, हर दुनिया में, हर जगह। लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो ओपिनियनेटेड लोग हैं, उनकी वजह से दुनिया का नक्शा ख़राब हो रहा है, जो दुनिया में फसाद फैल रहा है। ये अहले इल्म और अहले समझ को और जो अच्छे लोग हैं उनको यकजा होकर इस बात पे एहतजाज भी करना चाहिए और उस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए और उनको रोकना चाहिए बाय फोर्स भी, कि आप दुनिया में तबाही फैला रहे हैं अपनी सिर्फ माइंडसेट की वजह से। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो, चाहे वो कल्चरल या रेशियल एक्सट्रीमिज़म हो, चाहे वो अपना माइंडसेट इम्पोज करना हो। आप देखें ना इंडिया क्या कर रहा है, वो अपना माइंडसेट इम्पोज करना चाह रहा है कलेक्टिवली। जैसे मेजर साहब ने फरमाया, चाणक्य की जो फिलॉसफी चल रही, बिल्कुल सही फरमाया। अर्थशास्त्र उनकी किताब है और चाणक्य नीति 2 उनकी मशहूर किताब है, जिसमें उन्होंने सारे ये पॉलिसी मेकिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं 1000 साल पहले, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह लेके चल। पूरी इंडियन जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो बेस करती हैं चाणक्यन फिलॉसफी के ऊपर। हमने उनको अच्छी तरह पढ़ा है और हमें तो लगता है कि जो वो कह रहे हैं चाणक्य, ये वो उस तरह उसको समझे भी नहीं है। इंडियन थिंक टैंक्स को इस वक्त गौर करना चाहिए कि आर वी समवेयर रॉन्ग, क्या हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे। बिल्कुल सही। एक वक्फे की तरफ हमने बढ़ना है। वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा इंतहा पसंदी का रुख जो है वो उन सोचों की तरफ लेके जाते हैं जो हमारे अपने मुल्क में पाई जाती हैं सियासतदानों के हवाले से। मतलब इतने बड़े बड़े दावे कर देना, ठीक है, उन दावों का बाद में पूरा ना होना। अवाम का एक रवैया हमें पूरा नज़र आ रहा है जिसमें अवाम वो चाहती है इस वक्त कि बस हमने इंडिया के उससे कहा है, वो उसने धमकी दी है तो जंग क्यों नहीं कर रहे हम, हमें जंग ऐसी की तैसी इंडिया का मुंह बंद किया जाए, ये है वो। तो अवाम में बाकायदा ये सोच मौजूद है। वो आज भी वो इस तरह से वो रिलीजन को प्रैक्टिस ना करके भी वो अपनी तरफ से वो ज़हन बना के बैठे हुए हैं कि जिस तरह ग़ज़वा बदर में आए थे ना फरिश्ते लड़ने के लिए, हमारे साथ भी फरिश्ते आएंगे और अपने गिरबान में नहीं झांकते हम लोग कि हम किस किस्म। अगर इधर से शुरू करेंगे मामला, एक वक्फा प्रोड्यूसर वक्फे के बाद वेलकम, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के हवाले से। एक पूरा इंटरनेशनली क्या सूरत हाल है और बज़ाहिर जितने भी ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक, इनकी स्टेटमेंट्स और इनके जो इक़दामात हैं वो किस कदर अलग अलग हैं, इस हवाले से बात हो रही थी। और अभी मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे ये एक ख़बर मैंने देखी, मैं चाहता हूँ ये भी ज़रा शेयर किया जाए। बरतानवी शाही जोड़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँचेगा। दौरा
दौरे से ये तासुर ख़त्म करने में मदद मिलेगी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह है। दहशतगर्द, अच्छा ये मेरा खबर इन्होंने कुछ ऐसे लिखी हुई। खैर जनाब कि दहशतगर्दी वगैरह यहाँ पे नहीं है और ये टूरिस्ट वगैरह के लिए और लोगों के आने जाने के लिए एक बेहतरीन बड़ी एक जगह है, कोई भी आ जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इस तरह के एक्टिविटीज़ और इस तरह के दौरे जो है बड़े ज़रूरी हैं। इस हवाले से हम फवाद साहब से भी पूछते हैं और फिर एक सवाल जो है वो बिल्कुल वेट कर रहा है, ज़रा उसकी तरफ भी आते हैं। तो इसे जो दौरा है इसके बारे में आप क्या देखिए, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, दुनिया की तरफ से भी है कि जी हम जो शायद दुनिया के लिए पाकिस्तान वाज अ नो गो एरिया एज फार एज इंटरनेशनल टूरिज्म इज कंसर्न, वो एक ख़त्म, इसकी तरफ एक इशारा किया गया है। इससे पहले श्रीलंका टीम आई थी, वो भी एक बहुत अच्छा जेस्चर था हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। इस जोड़े का आना जो कि सेकंड लाइन ऑफ थ्रोन है आफ्टर 17 ईयर्स, आप देखिए किसी भी रॉयल्टी का पाकिस्तान में आना, दैट टू ऑन द रिक्वेस्ट ऑन द इन्विटेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत अच्छा शगुन है हमारे ख़ास तौर पे हमारे इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए कि जी देखिए हम शायद इस कोशिश में हैं कि अपने मुल्क से यहाँ से एक्सट्रीमिज़म और फंडामेंटलिज्म जो है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं और हमने शायद अच्छे ऑपरेशंस किए हैं टुवर्ड्स आवर इंसर्जेंसीज एंड एक्सट्रीमिज्म कि जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ओपन है टुवर्ड्स आवर टेररिज्म साइट्स। देखिए इनके इस विजिट में ये यहाँ विजिट भी करेंगे और नॉर्दर्न एरिया के भी विजिट ये लोग करेंगे, जो कि एक किस्म का आप देखें हमारे एक आप बोल लें कि जी ये सफ़ीर हैं हमारे टूरिज्म के सिलसिले में जो कि आएंगे और मैं समझता हूँ कि इनके आने से फ्यूचर में जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत परवान चढ़ेगी। बिल्कुल सही। और अभी मैं किसी से बात कर ही रहा था तो पता चला कि KPK में टूरिज्म के हवाले से अच्छा खासा काम हो रहा है और मतलब लोग जो हैं वो अब स्पेशली KPK का प्लान करके वहाँ जा रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि टूरिज्म के हवाले से जो पाकिस्तान टूर पे जो लोग जाते हैं वो ऐसी नई नई जगहों पे जाके अपनी तस्वीर जो है वो शेयर कर रहे होते हैं कि उनके हमने नाम भी पहले नहीं सुने हुए थे। तो वो पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं जो पहले आज तक नहीं हुए थे। और डेफिनेटली पाकिस्तान खूबसूरती के एतबार से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। अल्लाह ताला ने ऐसा हमें हसीन तोहफा दिया हुआ है ये जगह। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ये जो टूरिज्म के हवाले से जो कोशिश है हम इसको सराहते हैं। और बाकी वो सारे अहबाब, वो दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी छुट्टियां गुजारने को तरजीह देते रहे, वो भी एक दफ़ा पाकिस्तान का विजिट जो करता है वो अगले सारे टूर्स यहीं भी प्लान कर रहे होते हैं। खैर जनाब इस हवाले से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जनाब के इंतहा जो एक रवैया है इसकी मिसाल हमारे जो लोगों के बीच में आजकल की सूरत हाल के हिसाब से अगर देखने को मिलती है तो लोग जंग के हामी नज़र आ रहे हैं हमें। और वो कह रहे हैं कि जंग क्यों नहीं हो रही, जंग होनी चाहिए कश्मीर को, हमारी इतनी फौज है, हम कश्मीर को जो है वो उनसे छीन के लेके आ सकते हैं। और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के बयानात जिसका मकसद जो है वो सिर्फ ये होता है कि हाँ वो लोग हमायत कर रहे हैं जंग की। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं आज के इस मौजू के दायरा कार में? जी बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। देखिए पेट्रोलिज्म अपनी जगह एक जज्बाती अंसर जो कि कश्मीर के साथ मुल्क है वो अपनी जगह पे है। हम कश्मीर को लेके शायद बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन देखिए मैं इसके बारे में एक छोटे से बात करूँगा। आइंस्टाइन साहब ने एक बड़ा अच्छा मकूला कहा था जो शायद मैं समझता हूँ कि यहाँ बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि द ओनली थिंग विच हिंडर्स इन गेनिंग माई नॉलेज इज़ माई एजुकेशन। बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये रहा कि पाकिस्तान के क़याम के बाद और ख़ास तौर पर जब अफ़गान जहाद हमने वो उस जंग में हम शामिल हुए तो हमने अपना एजुकेशन सिस्टम ही उस नैरो माइंडर्स की तरफ मोड़ दिया जिसको हमने सपोर्ट दी ताकि वो हम अफ़गान जहाद में हमारे जो नौजवान हैं और जवान हैं वो हिस्सा ले सकें। और वो जो सिस्टमेटिकली चेंज आया हमारे एजुकेशन सिस्टम में, आज उसका जो नतीजा है हम वो भुगत रहे हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो रीजंस पे तैयार ही नहीं है। सिस्टम इस तरह का हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर जंगल का कानून जो है उसकी तरफ हमें मोड़ दिया गया है कि जी सिवाय वॉयलेंस के अलावा हमारे पास कोई और टूल नहीं है जिससे हम अपने मसाइल को हल करें। बेसिकली ये सिस्टम यहाँ आया और यही चीज़ इनग्रेस हमारी सोसाइटी में भी हो चुकी है। देखिए सिस्टम जिस तरह हम डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे थे कि ये जो मॉरल बिल्डिंग है या जो रीजनिंग है
वो हमारे बचपन से या हमारे घरों से या हमारे स्कूल से तो वो किसी जमाने में वो खत्म हो गई है। अभी हमारी सिर्फ जो एजुकेशन है वो रह गई है नौकरी हासिल करने के हद तक, जिसमें नॉलेज का कोई सरोकार नहीं है। सही। अब जब क्योंकि नॉलेज नहीं है तो हमें वो रीजनिंग के लिए प्रॉब्लम करती है। अब रीजनिंग में बहुत सारी वजह आती हैं, जिसमें आप बोलें कि जी नौकरियों का ना मिलना है या इंसाफ का ना मिलना है। लोग अपने आपे में, जिस तरह आप देखें कि हमारा अभी जो छोटे मोटे उचक्के बेचारे, जो आपने देखा वो बेचारा 10 साल का बच्चा जो था वो चोरी कर रहा था और उसको मार के उसको बेचारे को जो है वो मार दिया गया। ये वॉयलेंस की बेसिकली इंडिकेशन है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पनप रही है। सर ये पुलिस की जानिब से भी तो इस तरह के कितने सारे केसेस सामने आए हैं कि एटीएम में एक शख्स जो है वो बेचारा माजूर सा जुबान दिखा रहा था, तशद्दुद करके उसको मार दिया, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात को तफ्तीश के दौरान ही बंदा फारिग कर देते हैं। इनटॉलरेंस जो है ना जी, ये फहीम साहब, इनटॉलरेंस आएगी आपकी एजुकेशन टूवर्ड्स सोसाइटी बिल्डिंग। हमारी एजुकेशन, क्योंकि सिस्टम अभी मुशर्रफ के साहब के ज़माने में भी ये सिस्टम हमने चेंज करने की कोशिश की कि कुछ ऐसे मज़ामीन जो हैं या ऐसे सिलेबस जो हम लेकर आए जो कि अफगान वॉर से पहले हमारे पास पाए गए और यहाँ मौजूद थे। जिसकी एक मिसाल आपको मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की दे दूँ। पाकिस्तान स्टडीज़ अगर आप पढ़ें जो कि 80s में हमारे पास आया, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्कॉटेड स्टोरीज पे मुनसर था, जो को शायद कहीं हिस्ट्री जो है कहीं हमने वो पीछे छोड़ दी। बहुत टॉलरेंट सोसाइटी थी हमारी अफगान जहाज से पहले, जहाँ जहाँ हम अपने बचपन में हमने देखा वो टॉलरेंस कहीं ना कहीं उस एजुकेशन की वजह से ख़त्म होता गया। और विद द पैस ऑफ टाइम कि जब आपके पास जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो इंटॉलरेंस आता है, वॉयलेंस अपने हाथ में लोग लेते हैं। तो यही वजह थी कि जी जो पीटीआई है उसने सबसे पहला नारा ही जस्टिस का लगाया कि अगर आप जस्टिस प्रोवाइड करेंगे तो जो इंटॉलरेंस है वो खत्म हो जाएगा, लोग अपने हाथ में ये चीज़ नहीं लेंगे। हैविंग सेड दैट, विद द पैसेज टाइम हमारी सोसाइटी में ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा आ गया है कि हर बंदा ये कहता है कि अगर मैं बहुत ऊंची आवाज़ में बात करूंगा या मैं अपने बॉडी लैंग्वेज से किसी को हरास करने की कोशिश करूंगा तो शायद मेरा काम निकल आएगा। इस चीज़ पे बहुत तवज्जो देनी है हमारे स्कूल सिस्टम पे। और सही अवाम के ये जो जंग से मुतल्लिक जो बिहेवियर है इसके हवाले से वे सब बता रहे थे। मैं ज़रा अवाम के एक और इसी तरह के शिद्दत वाले एक रवैये के हवाले से बात करना चाहूँगा, जिसमें मर्द और ख़वातीन ये दोनों शामिल हैं। मर्द हजरात जो हैं वो ख़वातीन को अपने जैसा या बराबर जो है वो समझने के हक में नहीं। वो कहते हैं कि रिलीजन ने हमें हाकमियत दी है ख़वातून पे, और अब जो भी है मर्द ही मर्द है। औरत को ना तो स्कूल जाने की ज़रूरत है, ना उसे इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, ना उसे कुछ बनने संवरने की ज़रूरत है, उसे मतलब ना उसे नौकरी करने की ज़रूरत है। एक माइंडसेट ये मौजूद है, ठीक है। उसी के बिल्कुल बराबर आप ये देखें कि ख़वातीन में औरत मार्च जैसे ये जो सामने कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जिसमें कि जाओ अपनी रोटी खुद गर्म करो, अपने मोजे खुद दो, ये खुद करो, मतलब कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपस में नजरियात का इख्तलाफ, वो पूरा दो जिन्सों के बीच में इख्तलाफ, आपस ये लड़ाई झगड़े के साथ हम एक होके आगे बढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है? ये इंडिकेटर्स तो नहीं है जो आपने बताया कि जज करने के मर्द औरत बराबर हैं, बिल्कुल इंडिकेटर्स नहीं, इसलिए माशरे में तजाद पाया जा रहा है। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा, दोनों मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात से पूछना पड़ेगा कि आप बराबरी किसको कहते हैं। क्या मर्द जो है 50 किलो की बोरी उठा सकता है तो औरत भी उठा सकती है, इसको बराबरी कहते हैं आप ताकत में? क्या मर्द जो है वो बाहर गर्मी में घूम सकता है तो औरत, इसको बराबरी कहते हैं? क्या वो जॉब कर सकता है? और ये बराबरी के इंडिकेटर्स हैं ही नहीं, ना ये दीन में है, दीन इस्लाम में, ना ये कॉमन सेंस के लेवल के ऊपर है। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगी। एक मर्द और एक औरत ने एग्जाम दिया, दोनों ने 5-5 क्वेश्चंस उस पेपर के अंदर थे। पहले क्वेश्चन में मर्द ने लिए 10 में से 8 मार्क्स, औरत ने लिए 10 में से 7 मार्क्स। दूसरे क्वेश्चन में औरत ने लिए 10 में से 9 मार्क्स और मर्द ने लिए 10 में से 8 मार्क्स। दोनों का टोटल कितना हुआ? बराबर हो गया। हर सवाल में, हर जिंदगी के रुख में मर्द के अलग पॉइंट से, औरत के अलग पॉइंट से, लेकिन क्यूमुलेटिवली जब आप उसको जमा करें तो इक्वल आता है वो। इसको इस्लाम में कहा गया मर्द और औरत बराबर। सही है। औरत जो है घर में बच्चे पाल सकती है तो मर्द नहीं पाल सकता। सही है। औरत, मर्द बाहर कमा सकता है तो औरत नहीं कमा सकती उस तरीके से।
तो क्यूमुलेटिवली दोनों बराबर है। ये कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करके माशरे में देखा जाएगा तो ये तजादात खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं गाड़ी के चारों पहिए मिलके घर चलाते हैं मर्द और औरत। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो वेस्ट में खवातीन को एक्सप्लॉइट किया गया है इन द नेम ऑफ सेक्स सिंबल एंड लिबरेशन। उनको मिस यूज किया गया है, नौकरियां करवाई जा रही है उनसे, वहां पे पैसा कमा रही है वो, और मर्द जो है बैठ के खा रहे हैं। वेस्ट में बड़ा कॉमन हुआ हुआ है इस वक्त ये मामला, और उनको एज अ सेक्स सिंबल यूज किया जा रहा है। ये दोनों एस्पेक्ट पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि हम आपको लिबरेट कर रहे हैं, जबकि आप ट्रू एसेंस ऑफ इस्लाम समझे तो वो औरत को लिबरेट भी करता है, औरत की ग्रोथ की भी बात करता है, और औरत की जो ख्याल रखना है, उसको फूल की तरह रखना है, उसकी कह लीजिए हुस्न की भी कमाल की बात करता है। लेकिन अफसोस ये कि हमारे माशरे में ये टीचिंग्स दी ही नहीं जाती। हमारे माशरे में एक्सट्रीम किस्म की और रिजिड किस्म की किताबें जो हैं वो स्टैंडर्ड बना ली गई हैं मर्द और औरत के अजदवाज की। दूसरी प्रॉब्लम हमारे माशरे में जो मीडिया की तरफ से आ रही है वो ये आ रही है कि हम जो बार बार जो ड्रामे इस किस्म के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं सर्टन कॉन्सेप्ट को लेके, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, गैर अजदवाजी ताल्लुकात हो गए ख़वातीन और मर्द हज़रात के, और इश्क और माशके के जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके डिटेलिंग्स हैं उनके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर बने जा रहे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ के हम मुस्तकिल ड्रामे बनाए जा रहे हैं। तो माशरे में आप क्या सोच पनपा रहे हैं जिससे उसके कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में सिर्फ ड्रामास को देखा जाए, हमारे माशरे में जो मर्द का किरदार है वो सिर्फ एक शौहर का ही है और कुछ नहीं। ऐसा ड्रामा क्यों नहीं बन रहा कि एक बाप की कहानी हो जो बच्चों को बेहतरीन परवरिश करे? जी हाँ, जी हाँ। ऐसा ड्रामा क्यों नहीं बन रहा कि एक माँ की कहानी जिसने अपने बच्चों की ऐसी आला परवरिश की हो कि वो बच्चे जो है ग्रेट इंसान बन के निकले हो? ऐसी माशरे की क्यों नहीं कहानियां ड्रामे की बन रही जिसमें औरतें जो है वो एक बैलेंस परफेक्ट हाउसवाइफ की जिंदगी गुजार रही हूँ? बिल्कुल। एक साहब मेरे पास यहाँ पे शो में आए, वो माशाल्लाह एक अच्छे खासे कामयाब इंसान में उन्हें समझता हूँ। उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने हमारी जो परवरिश है वो बकरियां पाल पाल के की है। बकरियां पालती रही हैं, उन्हीं के उनके दूध से लेके उनको हर साल सेल करने से जो पैसे आते रहे उस तरह हमें पढ़ाते रहे, और वो किस तरह उन्होंने ऐसी माओं पे क्यों नहीं ड्रामे बनते? हाँ, मतलब फिर वो भी तो थी जो एक जंगी जहाज से लाने वाली एक खातून है। अभी 5 खवातीन एक ही खानदान की जिन्होंने CSS के इम्तिहानात पास किए हैं। तो ये जो हीरो पर्सनैलिटीज हैं उनको सामने लाके लोगों को दिखाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में मीडिया का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है अपने अपने हिसाब से, प्रोपेगेंडा के हिसाब से। मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि जिस तरह US है उसमें अगर उनको अपनी अवाम में कुछ थोड़ी सी कुछ चीज़ नज़र आई ना कि ये इस वक्त जो है ये हमारे इस स्टेप के खिलाफ जा रहे हैं, या हमने अफगानिस्तान में वॉर शुरू किया और यहाँ पे लोग बोर्ड लेके बाहर आ गए कि स्टॉप किलिंग, हमें ही गलत कहना शुरू हो गया, तो उन्होंने ड्रामा बनाना शुरू कर दिया। उसमें हीरो जो है वो उसका एक ऐसे ही मरीन था जो होमलैंड के हिसाब, होमलैंड सिक्योरिटी, जी हाँ, वो अफगानिस्तान जाता है और जाके लड़ता है, बाद में वो वापस आता है, अचानक एक दिन आ जाता है, सारे बड़े हैप्पी होते हैं, मगर उसका दिखाया हुआ कि वो मुसलमान हो चुका है। अब वो उन्होंने इस्लाम के साथ साथ दोबारा से वो अपनी सारी चीजें इंजेक्ट करके और उन्होंने फिर अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। तो मीडिया के जरिए इस्लाह की जा रही होती है। यहाँ पे मीडिया के जरिए हम कभी कभी देखते हैं कि ये तबाह किया जा रहा है माहौल। उसकी वजह से कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हाँ फ़हीम भाई, इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। इम्तियाज साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको, क्या कहेंगे? माशाल्लाह सर, आप लोगों की गुफ्तगू बहुत जामे और बड़ी असर अंगेज हो रही है। बड़ा दिल मेरा खुश हुआ। 1 घंटे से मैं आई थिंक होल्ड पे हूँ। बात दरअसल ये फ़हीम भाई, मैं ऐड करना चाहूँगा चीज़ें। असल में फसाद की जड़ जो है ना, और फसाद को ख़त्म करने का तरीका यही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसकी अहम चीज़ को पल्लू से बांध लिया जाए कि आपस में तफर्रका ना डालें और मिलजुल करें। हमारी बदनसीबी ये है कि हम लोग आपस में बहुत लड़ते हैं तो दुश्मन हम पे हावी हो जाते हैं। आप देखें, 3रा महीना शुरू हो गया कश्मीर में, और वो बेचारे बेकस और बेमजबूर करें तो क्या करें वो। लेकिन मेरा ईमान है और आप सबका ईमान है, फतह हमेशा मजलूम की होगी। और रह गई बात इस्लाम की, तो इस्लाम की स्टडी करें दूसरे मज़ाहिब के लोग, तो उन्हें बाखुदा पता चल जाएगा कि ये टॉप टू बॉटम अमन और शांति का मजहब है। इसमें हमारे उलमाए कराम को रोल अदा किया। इस्लाम ने कहीं भी एग्रेसिव होने का कहीं भी जो है हुक्म नहीं दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हसना को देख लें, उनकी स्टडी कर लें तो मसले हल हो जाएंगे। बस करना हमें यह है कि हमें मिलजुल कर रहना। अब हमारे मुल्क के ही हालात आप देख लें, एक कश्मीर का मसला चल रहा है, मशरकी पाकिस्तान में वो बिहारी बेचारे जो थे वो परेशानी में, मगर यहाँ हम आपस में मुत्तफिक नहीं है। कोई जुलूस कर रहा है, कोई रैली कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई भिड़ रहा है। भाई पाकिस्तान में भी मुत्तहिद रहने की जरूरत है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मजलूमों को
फतह नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह हमेशा फतह मजलूमों की होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया एक अपनी अच्छी राय जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा। आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं एक इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जैसे रवैये के बारे में। मेरे साथ मेहमानों में प्रोफेसर सलमान राजा साहब और मुझे रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। वक्त से पहले हम बात कर रहे थे सलमान राजा साहब से। अच्छा मेरे साहब, एक और सोच हमें देखने को मिलती है अगर हम शिद्दत पसंदी की बात करें या इंतहा पसंदी की बात करें। दीन इस्लाम ने तो हमें मियाना रवि जो है वो बताइए कि दरमियान में आप रहें, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाने की या बिल्कुल बेहिस होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को बोलने के बारे में भी कहा गया है तो वो कहा है कि ना बहुत ऊंचा बोले ना बहुत आहिस्ता बोले, दरमियाने लहजे, हर चीज़ को मियाना रवि से हल करने की हिदायत हमें की गई है। मगर खैर हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अल्लाह करे कि हम सारे जो है वो अपने रिलीजन के जो ख़ास जिसमें हम बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान बन सकें, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क है हमारा मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान, अब इसकी फ़ौज है जो 100% हमारी फ़ौज वो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए वो मामूर है और एक सोच ऐसी है जो इसी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। हम ट्विटर पे देख लें, हम फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे, जहाँ भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो मतलब झिझक आर्मी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ का कसूरवार वो आर्मी को ठहराना होता है। इसी तरह की एक सोच पहले थी जो हर चीज़ का कसूरवार जो है वो अमेरिका को ठहरा होता था। किसी से कार लड़ाई हुई कहते अमेरिका करा रहा है। तो आप इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं कि ये रवैये क्यों पैदा हुए हैं और ये किसने पैदा किए हैं जो आर्मी के खिलाफ, अपने ही मुल्क की आर्मी के खिलाफ, जो आपकी हिफाजत पे मामूर लोग हैं, आप उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आपका फिर यकीन किसके साथ है, क्या कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया फहीम साहब। देखिए सिवाय वेस्टेड इंटरेस्ट के और इसकी वजह कोई भी मुझे समझ में नहीं आती। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम रही एक मुल्क की जो इंटेग्रिटी है और उसकी स्टेबिलिटी है, उसकी सबसे बुनियादी जो पिलर है वो उसकी आर्म फोर्सेस होती हैं। देखिए आर्म फोर्सेस को अगर आप अपनी नेशन से दूर कर दें थ्रू प्रोपेगेंडा, जिस तरह आप जिसका आप इशारा कर रहे थे टुवर्ड्स ट्विटर है या सोशल मीडिया है, तो उसके अंदर एक अनरेस्ट पाया जाता है नेशन का और वो हर चीज़ का ब्लेम उस आर्म फोर्सेस को करते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है कि व्हेन टाइम कम्स ऑफ वॉर और ऑपरेशंस, तो शायद वो सपोर्ट आर्म फोर्सेस को नहीं मिल पाती, क्योंकि उस सपोर्ट के बगैर आर्म फोर्सेस जो है वो काम नहीं कर सकती। देखिए हमने अहद किया जब हम पास आउट हुए कि हम पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी खतरात से महफूज करेंगे। ये हमारा ओथ था, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि a soldier's oath has no expiry date basically। सही। तो देखिए वो तो मौजूद रहा। मकसद सिर्फ ये रहा कि ये जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, एक तो फॉर द सेक ऑफ एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जी अगर आपने एक फैशन है कि जी आप किसी ऐसी चीज़ का जो है वो शुरुआत कर दें सोशल मीडिया पे कि जो कि बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है और या जिसका वो चर्चा है वो हैशटैग लग जाता है और लोगों को वो लाइक और वो सारी चीज़ आने शुरू, लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, इस चीज़ को जो हमारे बाहर के एजेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने भी हाईजैक किया हुआ। अब आप यकीन जानिए कि हमने बहुत सारे ऐसे जो हैशटैग्स हैं वो चेक किए कि जिनका ओरिजिन ही इंडिया से मौजूद है, या अगर दुबई से भी होता है तो वो थ्रू इंडियन सर्वर्स के तौर पे होता है। तो ये चीज़ तो हमें सामने आ रही है और इन लोगों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता कि जिसके ऊपर काम कर रहे हैं इसके पीछे ये किसी बैरूनी थॉट चल रही है। कोई अंदाजा नहीं है जी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा कि अंदाजा क्यों नहीं है, शऊर। अब तो ये मजहबी जमातें जो यहाँ पे जो आपस में दूसरे फिरकों के साथ एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के, गिरेबान तो खैर बड़ी मामूली सी बात है, एक दूसरे की इबादत गाहों पे गोलियां चलाने वाले जो वाकयात भी हमने देखे हैं,
तो इसके पीछे भी ये गैर मुल्की जो है वो फंडिंग और ये सारा कुछ होता है जी, जिसका बिल्कुल। देखिए, अंदाजा भी नहीं होता है इन्हें। इसमें देखिए दो राय है। अंदाजा तो शायद उस वाले को नहीं है जो शायद वो धरने में शामिल है, लेकिन वो जिनकी जो करता धरता है उनको एग्जैक्टली आइडिया होता है जो पैसे पकड़ रहा है। जी कि जी जो रिलीजियस कार्ड है हमारे मुल्क में आ नहीं रही, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिलीजन जो है वो एक टैबू बन गया है, जिस पे डिस्कशन जो है वो शायद आपके कहीं ना कभी वो ब्लास्फेमी की जुमरे में चली जाती है। तो वो उसकी वजह से जो रिलीजियस पार्टीज हैं, ये जो हमारे लोग हैं, वही बात है रिलीजन कहाँ बीच में आता है, जहाँ रीजनिंग और लॉजिक जो है उसके बीच में जो ग्रे एरिया है वो रिलीजन कवर करता है बेसिकली। तो रिलीजन अगर आप उसको ये ग्रे एरिया कवर आप उसको किसी और चीज से नहीं कर रहे, लॉजिक से नहीं कर रहे, रीजनिंग से नहीं कर रहे, तो वो रिलीजन का सहारा लेता है। सही सही सही। अब जब वो रिलीजन का सहारा लेता है तो रिलीजन के बारे में तो ये कहा गया कि जी इस पे हमें जो सिखाया गया है कि इस पे तो रीजनिंग नहीं करनी आपने। सही है। तो आपने उस रिलीजियस मैन को जो बड़ा कर दिया, फॉर हिम या फॉर हर दैट रिलीजियस मैन इज अबव एवरीथिंग, उसका ही इज बियॉन्ड कॉन्टेस्टेशन। वो जो बात कर रहा है उसके ऊपर आप डिबेट जो है नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, और जिसका जो नाजायज फायदा है इन लोगों ने उठाया है। हमारे जो कौम के सेंटिमेंट्स हैं और इन चीज को वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ से मोड़ देते हैं रिलीजन का सहारा लेकर, और जो बेचारा जो एक आम शहरी है वो समझता है कि शायद मैं जन्नत का दरवाजा जो है वो खटखटा रहा हूं। जी 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 जी। ये जहाद जैसी जो टर्म है उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है इसी सोच ने, और ये इसी तरह की सूरत हाल है। खैर राय साहब, आपसे मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा। हम अगर सोसाइटी में देखें, अभी थोड़ा इस्लाही गुफ्तगू की तरफ आते हैं हम लोग, कि अगर हम सोसाइटी की तरफ देखें तो यहाँ पे अगर कोई शख्स, इंसान की फितरत है कि वो ताकतवर होना चाहता है, वो चाहता है कि वो बाइख्तियार हो, वो बाइक़्तिदार हो और ताकतवर हो। अगर वो तो यहाँ हमारे यहाँ अगर कोई ताकत की बात करता है तो वो कहता है मैं सारी ताकत मेरे पास ही आ जाए, मैं एक सरदार बन जाऊं या मैं कुछ भी बन जाऊं, एक मेरी अपनी टेरिटरी हो, किसी कोई दूसरा उसके पास से गुजर ना सके। हम दौलत की बात करें तो कहते हैं सारी दौलत मेरे पास आ जाए, जो दूसरों की दौलत है ये भी मेरे पास आ जाए, दूसरे का हक भी मार लूंगा। तो अगर किसी को कोई पकड़ लेता है, कोई मोबाइल स्नैचर भी अगर कोई हाथ में लग जाता है, तो उस वक्त भी वो इंतहा पसंदी का एक अंसर नजर आता है। वो चाहते हैं कि ये लड़का, अब ये बंदा आया है, इसको मार दिया जाए, क्योंकि पता है पुलिस ने छोड़ देना है या कुछ आगे से निकल जाएगा, कुछ थोड़े से 2 महीने बाद फिर ये रिहा हो जाएगा, तो इसको मैं कानून अपने हाथ में लेके मैं इसका फैसला ही कर दूं। तो ये जो एक जज्बाती अंसर है, इसके हवाले से मुझे बात करनी है, मगर ये प्रोड्यूसर नहीं बात करने दे रहा। कोई बात, समझ ही होंगे आप, आके कर ले। ये भी इसका जो है ना इंतहा पसंदी का रवैया, इस बारे में बात करते हैं हम, तो बीच में ब्रेक ले होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपने पावर की बात की, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन देता चलूँ कि पावर जो है डिपेंड करता है उसको देखते कैसे हैं। अगर आप उसको आप इंसानियत की रूह से देखें तो पावर जो है वो एक इम्तिहान होता है। अगर वो कॉल आपने सुना होगा, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर किसी इंसान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है और उसको पावर दी जा रही है और वो उसको सही तरीके से निभाता है, तो इसको हम सही ट्रू पावर कहते हैं। और ट्रू पावर बनाने वाले की अल्लाह की तरफ से बेस्टोर्ड पावर होती है। आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जो एक्सट्रीम लेवल्स पे चले जाते हैं पावर हासिल करने के लिए, ये इंसान की ग्रीड है, उसकी लालच है जो पावर के लिए उसको, उसकी नफ्स है जो उसको मजबूर करती है कि मैं पावर, उसको लगता है कि मैं एक्सट्रीम पावर लेकर मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और मैं अक्ल कुल या खुदाई का दावा कर सकता हूँ, जो फिरौन ने किया हिस्ट्री के अंदर। ऐसी पावर को फिरौनियत भी कहा जाता है। और आपने भी ब्रेक में एग्जाम्पल दी कि जैसे नौकरी करते हैं, आपके अंडर में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे बन जाते हैं उनके आगे कि बस जो कहूँगा मैं वो करो। इसको फिरौनियत कहते हैं। फिरौन तो एक गुजरा है हिस्ट्री में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, लेकिन फिरौनियत आज भी जिंदा है और बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। तो जो इंसान पावर के इस मिस यूज की तरफ गया तारीख में, उसका नतीजा एक ही निकला है जो फिरौन का हुआ था। बिल्कुल सही, ठीक है। आपने ये बता दिया कि लालच है, मगर उसमें भी हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं तो नुकसान होता है। अब एक्सट्रीमिज्म के हवाले से हमारे मुल्क की हालात, सियासी हालात को जरा रोशनी डालते हैं। आप देखेंगे एहतजाज करना हर शहरी का हक है, और जमहूरी तर्ज हुकूमत में तो बिल्कुल आपके पास आपकी हुकूमत है, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं, आप बता सकते हैं। हमारे यहाँ एहतजाज करते हैं, बेचारा कोई गरीब दी मोटरसाइकिल उन्होंने अग लाती, ठीक है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आग लगा दी, सड़क ब्लॉक कर दी। तो ये भी तो एक एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए था मीडिया में, आपने क्या, मैंने नहीं सुना लोग उसको एड्रेस करते हैं कि ये क्या बिहेवियर है कि
आप एहतजाज कर रहे हैं तो आग लगा दी। एक तो ये कि हमारे जो लोग ये बिहेवियर करते हैं उनकी कम इल्मी का मुजाहरा होता है, और ये इंडिकेटर है माशरे का कि आपका माशरा कितना नॉन सीरियस है। हमने देखा कि एहतजाज जब होता है, लड़के यंग आ जाते हैं बाहर, वो कहते हैं तफरी आएगी, चलो आग लगाते हैं, टायर लगाते हैं, उछल कूद करते हैं, चीजें जलाते हैं, वो ATM मशीनें लूट ली जाती हैं। जी 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 जी। खवातीन के साथ ज्यादती हुई पिछले मामले में। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एक हमारी तरफ एक इंडिकेटर है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। और जो लोग कम इल्मी का शिकार होते हैं, मैंने फरमाया ला इल्मी में होते हैं, वो लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं। आप मैं बाशऊर इंसान जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है वो कभी भी एहतजाज करने इस हद पे नहीं जाएगा कि मैं आके चीजें जमाना। सही है। और दूसरा इसकी वजह ये वो होगी, सिरा क्या है, वो कौन सा सिरा हमने पकड़ना है, और स्पेशली वो जो इस वक्त जो हमारी बहनें जो हम इस वक्त हमें प्रोग्राम में देख रही हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत में वो थोड़ी सी तरतीब है जिसको बदलें और इंतहाई बेहतरीन रिजल्ट सामने आए। एक पॉइंट है वो सब समझ लें, इज्तिमाई लेवल पे भी और घरेलू लेवल के ऊपर ओपिनियन मेकिंग ना करें। अच्छा, जब आप ओपिनियन कायम कर लेते हो ना, तो फिर आप अगले बंदे की बात सुनने से कासिर हो जाते हो। मगर राय तो सभी देते हैं। राय देना अलग चीज है, ओपिनियन बनाना अलग चीज है। अच्छा ठीक है, ओके। राय कायम करना अलग चीज है और राय अपनी देना एक अलग चीज है। सही है। तो मुझे लगता है कि ये गिलास और ये कप सही से नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं अगर मान लूं और अड़ जाऊं कि ये नहीं रखा हुआ और यही सही तरीका है, इसको ये गलत तरीका और सही रखने का तरीका वही है जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं अड़ गया अपनी बात के ऊपर। कुरान में ऐसे इंसान को जाहिल कहा गया है। जाहिल उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी बात पे अड़ जाए, उसको नहीं कहा जाता जो कम इल्म हो। ठीक है, मगर ये भी तो देखें जो राय इस वक्त चलती आ रही है वो भी तो लोगों के मुशाहिदे हैं। एक चीज कही जाती है कि जनाब के पानी में आप डूब जाते हैं, तो आपने एक मुशाहिदा लोगों का सामने है, अब आप डूब के तो नहीं देखेंगे पानी में। ठीक है, ओके, ये फर्क है। ये आपने जो मिसाल दी वो स्टैंडर्ड ट्रुथ्स है माशरे के। हाँ। यानी कि एक एस्टैब्लिश सच्चाइयां हैं कि पानी में कूदने से डूबोगे, छत से कूदोगे टांग टूटेगी। लेकिन किसी एक वालिदा का ये राय कायम करना है मेरी बच्ची तो ऐसी है, ये लड़की सुनते ही नहीं बच्चे, ये औलाद तो माँ बाप की होती ही नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड कायम हुए। या औलाद का ये मान लेना कि माँ बाप तो हमारे सुनते ही नहीं है, इनको हम कहते हैं कि कल्चरल आपने ओपिनियन कायम कर ली। नहीं, सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते, मेरे वालिदैन ऐसे नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, आज नहीं सुना कल सुन लेगा। हर लम्हा इंसान बदलता है। आप इस सोच के साथ जिंदगी गुजारिए कि हर लम्हा बदलता है। तो अभी मैं जिस सेकंड फहीम से बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कल प्रोग्राम करने आऊँ या 2 दिन 4 दिन बाद आऊँ, फहीम बदले हुए इंसान होंगे, उसमें उनमें कुछ तो तब्दीली आई होगी, चाहे वो 1% हो। इंसान हर लम्हा एक प्रोसेस से गुजर रहा है। सही। मैं सब आप आखिरी कुछ लम्हात हैं, कुछ मैसेज पैगाम देना चाहें आज के हवाले से? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जी हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, इसकी हर चीज़ को आप अपना समझें, और जो धरने हैं या ये सियासत है ये बिल्कुल करें, लेकिन कम से कम ये ज़रूर ख्याल करें कि जहाँ आप धरने दे रहे हैं और जिस चीज़ का नुकसान कर रहे हैं वो